हाय एवरीवन, वेलकम टू द डे 3। आई होप कि आपने पिछले 2 पार्ट्स को अच्छे से कवर कर लिया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि 2 दिन वीडियो लेट आई है। 1 से 2 दिन का मतलब 1 दिन का गैप तो मिनिमम रह गई, क्योंकि मेरा भी खुद का थोड़ा स्केड्यूल बिजी चल रहा है। मेरे एग्जाम्स है, डेजिटेशन है, तो इस वजह से थोड़ा गैप आ सकता है, तो मैनेज कर लेना। बट आई विल मेक श्योर कि आपकी सितंबर तक माइक्रो पूरी अच्छे से मैं कवर करवा दूंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही। अगर आपको एक बच्चा पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, पेड कोर्स और यूट्यूब का बहुत जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रॉपर टॉपिक्स मतलब लाइन वाइज मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं। तो यूट्यूब पे अच्छा है, बट पेड से थोड़ा फर्क है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो एक बात ध्यान रखना कि जो बच्चे इस वीडियो में मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, तो वो प्लीज पिछली 2 वीडियोस को कवर कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पार्ट ना थोड़े बहुत लिंक्ड रहेंगे। बिल्कुल ऐसे नहीं कि कुछ भी करवा दिया, लिंक्ड रहेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो आपके स्कूल्स भी लगने वाले हैं। आई होप आपने अपना हॉलीडेज होमवर्क रिवीजन प्रिपेयर कर ली होगी। बस तो नहीं करते, आई नो, हम भी नहीं करते होते थे। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में क्या फर्क है? अब जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है ना, ये लॉन्ग रन का लॉ है। किसका लॉ है? लॉन्ग रन का लॉ है। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या था? शॉर्ट रन का लॉ था। लॉन्ग रन में क्या होते हैं, हमारे दोनों फैक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम दोनों फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक है, चाहे वो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, चाहे वो हमारा वेरिएबल फैक्टर्स है, हम दोनों फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि प्रोड्यूसर के पास इतना सफिशिएंट टाइम होता है कि वो दोनों फैक्टर्स को कम या मतलब कम तो क्यों करेगा, वो दोनों फैक्टर्स को बढ़ा के अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल, नो फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड। ये तो हमें पता है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होता है। अब रिटर्न टू स्केल में क्या होता है? रिटर्न टू स्केल रेफर्स टू द चेंज इन आउटपुट। इसमें हम आउटपुट में चेंज दिखाते हैं व्हेन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड इन द सेम प्रोपोर्शन। अब उसने बोला है कि हम इसमें फैक्टर्स को सेम प्रोपोर्शन में जब चेंज करते हैं, तो सेम प्रोपोर्शन का मतलब है कि दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा इंक्रीज करवाते हैं। जैसे मैंने लैंड और लेबर 2 चीजें हैं, मैंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, ऐसे नहीं कि मैं खाली लैंड इंक्रीज कर रही हूँ और लेबर नहीं इंक्रीज कर रही, मतलब दोनों को सेम प्रोपोर्शन में जब हम इंक्रीज दिखाते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं, तब प्रोडक्शन में क्या चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब आपकी बुक में एक डेफिनेशन होगी, अकॉर्डिंग टू वाटसन, return to scale relates to the behavior of total output as all inputs are varied in the same proportion and it is a long run concept। अब आपने करना कैसे है, देखो, पहले रिटर्न टू स्केल मैंने डिफाइन कर दिया, उसके बाद हमारी क्या आ गई? डेफिनेशंस आ गई। ठीक है, उसके बाद है हमारी अजम्पशंस, मतलब कि हम अज्यूम क्या करके चल रहे हैं। एक तो हम टेक्निक कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। फैक्टर्स आर कंबाइंड इन द सेम प्रोपोर्शन, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। द फॉर्म्स ऑफ ये जो लॉ है लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होता है। एंड द इनपुट्स आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो भी आप फिक्स्ड फैक्टर या फिर वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हो ना, वो सारे एक जैसा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने पहली लेबर लगाई, वो भी मेरे को 2 चीजें बनाने, मतलब वो भी 2 चीजें बना सकती थी, मतलब पूरे एक जैसा काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि पहले लेबर मैंने पूरी हेल्दी लगा ली और जो दूसरी लेबर है वो मैंने ओल्ड एज की लगा ली, उससे ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है, सारी होमोजीनियस है। ठीक है, एंड द ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरिड, मतलब कि आप फिक्स फैक्टर भी चेंज कर सकते हो एंड आप वेरिएबल फैक्टर भी चेंज कर सकते हो। अब इसमें ना समझने वाला कुछ भी नहीं है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। इसमें से आपको 6 नंबर का भी कवर होता है और 2 नंबर का भी कवर होता है। तो देखो, इसमें ना हम 3 रिटर्न्स की बात करते हैं। किसके रिटर्न्स, कितने रिटर्न्स की बात करते हैं? 3 रिटर्न्स की बात करते हैं। देखो, इसमें हम 3 रिटर्न्स की बात करते हैं। कौन से हैं? फर्स्ट इज अवर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सेकंड है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड थर्ड है हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब रिटर्न्स का मतलब क्या होता है कि जब रिटर्न्स का मतलब होता है वापिस आना। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब क्या है कि हम इनपुट में थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, एक थी इनपुट, एक थी आउटपुट। इनपुट का मतलब है जो चीज हम लगा रहे हैं, आउटपुट का मतलब है रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब क्या होता है कि रिटर्न्स हमें ज्यादा मिल रहे हैं, रिटर्न्स हमें ज्यादा मिल रहे हैं। अब इसमें हमने बेसिकली क्या दिखाना, वो कहते हैं कि ना, मान लो मैंने इनपुट चेंज करी है 10% से,
ठीक है। मैंने इनपुट चेंज करी है 10% से, बट जो मेरी आउटपुट मेरे को मिली है वो मेरे को मिली है 25%, मतलब कि मेरे रिटर्न मेरे को बढ़कर मिले हैं, उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। कांस्टेंट रिटर्न्स में क्या होता है, सेम चलता है, जितना मैंने इनपुट में चेंज करा उतना ही मेरा किस में चेंज आ जाएगा, आउटपुट में चेंज आ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स। एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स का मतलब होता है कि कम होके मिलना, मतलब कि मैं लगा ज्यादा नहीं हूँ बट मेरे को कम मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या हो गया, मैंने इनपुट इंक्रीज करी है मेरी 20% से, बट जो मेरे को आउटपुट मिली है वो कितनी मिली है, सिर्फ का सिर्फ 10%। इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स। अब मैं आपको अपने नोट्स में से भी बता देती हूँ, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इट अकर्स व्हेन ए गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन द ऑल फैक्टर ऑफ इनपुट causes proportionally greater increase in the output, कि जब आप इनपुट ज्यादा लगा रहे हो, इनपुट थोड़ा लगा रहे हो बट आउटपुट आपको ज्यादा मिल रही है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब ना इनके डायग्राम सेम है तो मैं तीनों यही छोटे छोटे बना देती हूँ। देखो, जैसे कि हमने इधर हमारी दिखाई है इनपुट और यहाँ हमने दिखाई है आउटपुट, ठीक है। वैसे इसके ऐसे स्ट्रेट लाइन है, जब आप ग्रेजुएशन वाली क्लासेस में चल जाओगे ना, इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऐसे बनता है और डिक्रीजिंग रिटर्न्स ऐसे बनता है, बट आपके अभी +2 लेवल तक ऐसे ही है, ठीक है। देखो, जैसे ये चीज है 10% और हमारा इधर है मान लो 10%। जब मैंने इनपुट कर दी हमारी 10 से 15%, तो मेरे को आउटपुट मिल रही है 25% की, बस ऐसे दिखाना है, ठीक है। अब डिक्रीजिंग में हम कैसे दिखाएंगे, ऑपोजिट दिखा दो बस। मान लो मैंने इनपुट में चेंज करा है, ये मेरा इनपुट है 10%, 10%, इनपुट मैंने चेंज कर दी है 25% से, बट मेरे को आउटपुट कितनी मिल रही है, सिर्फ 5%, मतलब इधर 15 का फर्क है, इधर सिर्फ 5 का, तो ये मेरा क्या हो गया, डिक्रीजिंग। और कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, सेम, इधर 10 इधर 10 इधर 20 इधर भी 20, ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब मैंने आपको तीनों रिटर्न्स तो समझा दिए, अब आप ये सोचो कि ये जो रिटर्न्स है वो मिलते क्यों है, मतलब कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्यों होता है, डिक्रीजिंग क्यों होता है और कांस्टेंट क्यों होता है। रिटर्न्स मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न मैंने आपको बता दिया ना कि बेनिफिट हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना। तो देखो, अब वो कहता है कि ना, जैसे मान लो जब आप लॉन्ग टर्म में, जब कोई प्रोड्यूसर किसी चीज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है तो उसको कुछ ना कुछ फायदे मिलते हैं, उसको हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और जब नुकसान मिलते हैं तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इधर हम लगा थोड़ा रहे थे 10 से मतलब 5% इंक्रीज करे, पर मेरे को मिला कितना है, 15%, तो ये किसके कारण है, इकोनॉमीज के कारण। और यहाँ कम क्यों हुआ था, ये किसके कारण है, डिस इकोनॉमीज के कारण। अब ये वाला टॉपिक आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि वाई इंक्रीजिंग ऑफ रिटर्न्स अप्लाइड, या फिर हैपन्स, के क्यों मिलते हैं, या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के पीछे क्या कॉजेज है। तो मैं आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का टॉपिक करवा रही हूँ, जो आपको इसमें से आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। आपको एक किसी भी तरह के इकोनॉमीज पूछ लेंगे, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके पीछे रीजंस क्या है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो मेरे को मोटिवेट करो। 2 दिन मेरी बिल्कुल मोटिवेशन नहीं थी, मेरा बिल्कुल, इवन टाइम तो था फिर भी निकाल सकती थी। अब भी मैं लेट नाइट ही बना रही हूँ वीडियो, वैसे मैं दिन में बनाती हूँ ज़्यादातर, पर मेरे को था यार कुछ अप्रिसिएशन ही नहीं है तो किसके लिए बनानी है ना, क्यों बनानी है। पर आज 1-2 बच्चों ने मैसेज करा कंटिन्यू, तो मैं कहा चलो नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे पे डिपेंडेंट हैं, तो मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मेरे को, मैं तो टीचर हूँ, मेरे को तो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, ठीक है। अब देखो, अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्यों हो रहे थे, क्योंकि एक फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रही थी। क्या मिल रही थी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज का क्या मतलब होता है, बेनिफिट्स मिलने, क्या मिलने, बेनिफिट्स मिलने, आप इसको याद रखना, बेनिफिट्स। अब ना क्या कहते हैं, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, बेनिफिट्स, ठीक है, मतलब फायदे। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी 2 तरह की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है मेरी एक्सटर्नल। एक होती है मेरी इंटरनल, एक होती है मेरी एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है, इंटरनल इकोनॉमीज का मतलब होता है जो सिर्फ एक फर्म स्पेसिफिक होती है। अब फर्म स्पेसिफिक का मतलब होता है कि मान लो आपका कपड़े का काम है, तो वो जो आपको बेनिफिट हो रहा है सिर्फ आपको ही हो रहा है, ठीक है। और एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती है, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है।
अब इसमें क्या होता है, जो भी आपको बेनिफिट हो रहा है ना, वो सारी कपड़ा मार्केट को ही हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल फर्म स्पेसिफिक होती है, एक्सटर्नल हमारी इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है। अब ये कितने तरह की होती है मैं आपको वैसे बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहली है टेक्निकल इकोनॉमीज। अब टेक्निकल इकोनॉमीज का क्या मतलब होता है कि वो कहता है व्हेन अ फर्म इन, अब टेक्निकल इकोनॉमीज का मतलब है कि आपने टेक्निक अच्छी लगा ली, उस टेक्निक अच्छी लगाने के कारण आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ गई, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी टेक्निकल इकोनॉमीज। व्हेन अ फर्म इंक्रीज इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन, किसके कारण, ड्यू टू द मॉडर्न एंड सुपीरियर मशीन्स, मशीन्स अच्छी लगा ली जिस कारण आपको कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम हुई तो आपको फायदा होने लग गया। सेकंड है मेरी लेबर इकोनॉमीज। मैं आपको लिख देती हूँ कि कौन सी इकोनॉमीज है ताकि आपको याद रहेगा। पहली कौन सी थी, टेक्निकल इकोनॉमीज। देन है मेरी लेबर इकोनॉमीज। अब लेबर इकोनॉमीज में क्या है कि आपको लेबर सस्ती मिल गई, उस कारण आपको बेनिफिट होने लग गया, ठीक है। देन थर्ड है मैनेजरियल इकोनॉमीज। इसमें क्या है कि आप मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हो, आप मैनेज अच्छे से करने लग गए, या फिर आपको मैनेजर्स या आपको टीम अच्छी मिल गई जो आपकी इंडस्ट्री को ऊपर लेके जा रही है, ठीक है। व्हेन ए फर्म प्रोड्यूसिंग ऑन लार्ज स्केल, फर्म ऑल्सो अफोर्ड कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट मैनेजर, जिससे क्या है कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आने लगी, ठीक है। फोर्थ है मेरी फाइनेंशियल इकोनॉमीज। अब फाइनेंशियल में क्या होता है कि आपको पैसा सस्ता मिलने लग गया, मतलब आपको ज्यादा ब्याज नहीं पड़ रहा, आपको लोन सस्ता पड़ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, जिस कारण क्या है कि आपको बेनिफिट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमीज। इकोनॉमीज ऑफ सेल एंड परचेज, मतलब कि आप कहाँ से अपना रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो और कहाँ आप अपना सामान बेच रहे हो। सेल एंड परचेज का मतलब क्या है कि सेल कहाँ कर रहे हो और परचेज कहाँ से कर रहे हो। जैसे कि मान लो कि जिनको, जैसे सपोज जिनका टाइल्स वगैरह का काम होता है, वो गुजरात से मान लो मैं रॉ मटेरियल मंगवा रही हूँ, वहां से मेरे को सस्ता पड़ रहा है, ठीक है, और मैं बेच ऐसी जगह रही हूँ जहाँ पे कोई शॉप ही नहीं है, ठीक है, तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा ना। तो आपको मतलब फर्म स्पेसिफिक होएगा, सिर्फ एक फर्म को ही मिलेगा। और लास्ट है हमारी इकोनॉमीज ऑफ रिस्क, की मतलब जो रिस्क ज्यादा ले सकता है, मतलब अपने काम में उस हिसाब से प्रॉफिट होना, ठीक है। ये तो इंटरनल की थी। अब एक्सटर्नल में क्या आएगी, एक्सटर्नल में आएगी हमारी इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन, इंफॉर्मेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। अब कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, वो कहता है कि ना, ऐसे होता है कि मान लो कोई मार्केट है, उसमें सारी, जैसे कई कई शहरों में ऐसा होता है कि जैसे कोई मार्केट है, मतलब मैं चंडीगढ़ में देखा था कि जैसे गोल्ड की मार्केट है तो वहाँ सारी गोल्ड की शॉप्स हैं, कपड़े की मार्केट है तो वहाँ सारे कपड़े की शॉप्स है, फर्नीचर की मार्केट है तो वहाँ सारे फर्नीचर की शॉप्स है। वो कहते हैं कि जहाँ वो सेम एरिया में बैठे हैं तो उनको पता चलता रहता है कि मान लो रॉ मटेरियल है, सारे इकट्ठा मंगवा लो ताकि सभी का खर्चा बच जाए, ठीक है। आपने कई सामान बेचना है तो सारे इकट्ठा भेज दो ताकि सभी का खर्चा बच जाए, मतलब सभी को बेनिफिट हो रहा है। इकोनॉमीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर मान लो बाजार में कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो वो सभी को ही मिलेगी ना, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ इन्फॉर्मेशन। एंड इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मान लो कि हम तीन जने हैं, ठीक है, मेरे को सपोज टेलर का काम है, मेरे को सीलना अच्छे से आता है, साथ वाले को कटिंग अच्छे से करनी आती है, और उसके साथ वाले को कुछ और काम आता है, तो हमने बांट लिया कि जिसको जैसे स्पेसिफिक है वो वैसा काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे डिस इकोनॉमीज, वो कहता है कि ना कई बार लंबे टाइम में कॉस्ट कम नहीं होती, कॉस्ट कम होने की बजाय कई बार बढ़नी भी शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या रेफर करते हैं, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन इंपैक्ट होती है। अब ये भी दो तरह की होती है, इंटरनल डिस इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। अब इंटरनल डिस इकोनॉमीज का मतलब है कि जब फर्म सफर करती है, और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज का मतलब है कि जब पूरी इंडस्ट्री सफर करती है, ठीक है। अब इसमें नुकसान क्यों हो रहा है, आपकी मैनेजमेंट नहीं अच्छी, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन नहीं अच्छी, आपका कोऑर्डिनेशन नहीं अच्छा, या फिर आपको मतलब मैनेज नहीं करना आ रहा अपना जो भी सिस्टम है। और एक्सटर्नल में कौन सी होंगी कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, वेजेस नहीं, आप मतलब लेबर की वेजेस इंक्रीज होगी, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है, या फिर कंपटीशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आपको डिस इकोनॉमीज में बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, बट जो इकोनॉमी मतलब इकोनॉमीज है इंटरनल एक्सटर्नल मैंने आपको समझाई है, उसमें से 2 नंबर का पक्का आता है। और आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, और जो मैंने पीछे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन करवा दिया था, 3 क्वेश्चन करवा दिया, 6 नंबर वाले, तीनों के नोट्स बना लो, अच्छे से तैयार कर लो, प्रिपेयर कर लो, कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, अपनी ड्यूटी कर देना, कहने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो एक आधा दिन का गैप हो सकता है, शायद अगले दिन ही आ जाए, तो थोड़ा पेशेंस जरूर बना के रखना, ठीक है जी। तो कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।